वेलकम टू माई चैनल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, और इस वीडियो में हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत मार्क्स के नज़र से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला है रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा है रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, तीसरा है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और चौथा है डिस्क्वालिफिकेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है बिल्कुल स्टडी मटेरियल 2016 से प्रेरित है, मतलब एज इट इज़ स्टडी मटेरियल को मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। और एक मोटिवेशनल कोट्स भी लाया हूँ, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। बेसिकली ये सीए विजय शारदा सर का डायलॉग है, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। दिस टॉपिक, देखो क्या होता है कि किसी भी कंपनी में 15 एटलीस्ट मैक्सिमम 15 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जबकि इसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं फर्दर एनुअल जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है। तो लेट सपोज किसी भी कंपनी में 15 डायरेक्टर्स हैं, तो जब किसी कंपनी के 15 डायरेक्टर्स होंगे या कितने भी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, तो उसमें से कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसको कि रिटायर होना पड़ता है, और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि कभी रिटायर नहीं होते हैं, ठीक है। कभी नॉट रिटायर और ये रिटायर, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ रिटायरमेंट होते हैं उसकी नंबर होती है 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, तो इस कंडीशन में मान लो किसी कंपनी में 15 डायरेक्टर्स हैं, तो उसमें रिटायरमेंट होने वाले कितने डायरेक्टर्स होंगे? 2/3। इसका मतलब होता है 15 का 2/3 5 10। तो ये जो 10 डायरेक्टर्स हैं ये हर बार रिटायर होंगे एवरी ईयर, ठीक है। एवरी ईयर नहीं, मतलब 10 डायरेक्टर्स होंगे जो रिटायर एप्लीकेबल है रिटायर होने के लिए। अब एवरी ईयर क्या होगा, इस 10 डायरेक्टर्स के 1/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिटायर होंगे। ओके, उसको कहते हैं रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स। लेट्स सपोज यहाँ पे ब्लैंक पेज है, जैसे ये मैंने निकाल दिया 10 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं दे आर लायबल टू रिटायर। ओके, लायबल टू रिटायर, तो इसके 1/3 जो होंगे रिटायर होंगे एवरी ईयर ये रिटायर होंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है, कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर 10/3 तो आता है 3.3333, तो कितने नंबर ऑफ पीपल रिटायर होंगे? तो इसका भी स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है एज इट इज़ कि क्लोज टू 1/3, ठीक है। 1/3 का जो क्लोज होगा होल नंबर में, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 3.33 डायरेक्टर्स को रिटायर कर लेंगे। किसी बंदे का मतलब आधा हिस्सा रिटायर तो नहीं कर सकते हम, रिटायर होंगे तो होल नंबर पे ही होगा, तो इसको 3 ले लेंगे, ठीक है। और अगर ये 3.567 होगा, जैसे मतलब ये 5 से ज़्यादा है तो उसको 4 ले लेंगे। ओके, अब एक और टॉपिक है इसी में कि मतलब अगर कोई डायरेक्टर रिटायर हो जाता है तो क्या उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं? तो उसका आंसर है हाँ, अगर कोई डायरेक्टर रिटायर होता है तो वो रीअपॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट हो जाती है उसकी एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है। अब एक और टॉपिक है इसी में, ये बहुत मतलब ऐसा टॉपिक है कि मान लो 2 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उन दोनों को सेम डेट पर रिटायर होना है, तो इन दोनों में से कौन रिटायर होगा? क्योंकि रिटायरमेंट की एक कंडीशन है कि रिटायर वही डायरेक्टर होते हैं जो कि सबसे लंबे टाइम से ऑफिस में हैं, तो उनकी रिटायरमेंट पहले होती है। और मान करके चलो कि इन दोनों ने एक ही टाइम पे ऑफिस ज्वाइन किया था, 1/10/2019, ठीक है। मान लो 1/10/2019 को इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया था, अब इनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, ठीक है। रिटायरमेंट नंबर ऑफ पीपल्स टू रिटायरमेंट है 3, ठीक है। दो लोग और इनसे भी सीनियर थे, उनका तो रिटायरमेंट हो गया फिक्स। अब इन दोनों में से किसका रिटायरमेंट होगा? तो आंसर है कि इन दोनों का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा कि भाई तू रिटायर हो जा या मैं रिटायर हो जाऊंगा, या फिर जो भी होगा, इन दोनों में से कोई एक ही रिटायर होगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट के होगा जो कि इनके बीच होगा। हम और एक किसी ना किसी एक को रिटायर होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आते स्टडी मटेरियल पे, तो स्टडी मटेरियल में आप पढ़ेंगे तो इसमें वही लिखा हुआ है कि नॉट लेस देन 2 नंबर्स, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी रिटायर होंगे इसमें, जिसमें से कि 1/3 शैल रिटायर फ्रॉम ऑफिस एवरी ईयर, ठीक है। और रिटायर कौन होगा? दोज हु हैव बीन लॉन्गेस्ट इन ऑफिस सिंस देयर अपॉइंटमेंट, मतलब अपॉइंटमेंट के टाइम से जो ऑफिस में सबसे लंबे टाइम से रहे हैं उनका रिटायरमेंट पहले होगा। और इन केस अगर 2 लोग एक ही साथ सेम डे में आते हैं तो हु आर टू रिटायर सेल इन डिफॉल्ट ऑफ एंड सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट अमंग देमसेल्व्स, देखो लिखा है एनी एग्रीमेंट अमंग देमसेल्व्स बी डिटरमाइंड बाय लॉट, ठीक है।
द कंपनी में फिल अप द वैकेंसी बाय अपॉइंटिंग रिटायर्ड डायरेक्टर और सम अदर पर्सन देयर टू। इसका मतलब है कि अगर कंपनी चाहती है तो अपने वैकेंसी को जो रिटायर्ड डायरेक्टर हो रहा है उसी को दोबारा अपॉइंट करके भर सकती है, या फिर किसी दूसरे पर्सन को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे जिसका नाम है रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। ओके, अ डायरेक्टर लायबल टू बी रिटायर्ड में बी रीअपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग। मैंने उस टाइम पे एनुअल जनरल मीटिंग कह दिया था, पर ये बस जनरल मीटिंग है। ठीक है, लायबल टू बी रिटायर्ड बाय मे बी रीअपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग, सेक्शन 164(2) कहता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन इस मैटर में। ठीक है, अब कह रहे हैं कि नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इफ़, ये कंडीशन फुलफिल होते हैं तो उस कंडीशन में उस बंदे को हम रीअपॉइंट नहीं कर सकते एज ए डायरेक्टर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो जो दो कंडीशन होंगे वो बहुत ही पेचीदा होगा, उसने कुछ गलतियां करी होगी, इस वजह से उसको दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि वो गलतियां क्या है। पहली गलती तो ये है कि नॉट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर एनी कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स। देखो, पहली बात ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या फिर एनुअल रिटर्न को फाइल करने की जिम्मेवारी जनरली अकाउंटेंट्स करते हैं, मैनेजर्स करते हैं, बट मैनेजर्स और अकाउंटेंट जो भी होते हैं मतलब वो कहीं ना कहीं डायरेक्टर उनको कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है उन्हें। ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि डायरेक्टर को पता ना हो कि स्टेटमेंट फाइल नहीं हुआ है। तो इन केस अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुआ लगातार प्रीवियस 3 ईयर्स तक, कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक, तो इस केस में उस डायरेक्टर को दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है, हैज़ फेल्ड टू पे द डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय इट, कोई डिपॉजिट इसने एक्सेप्ट किया था उसको रीपे नहीं किया, वापस नहीं किया। ठीक है, दूसरा है रिडीम एनी डिवेंचर्स, कोई डिवेंचर्स, कुछ डिवेंचर्स ऐसे होते हैं जिसको रिडीम करना पड़ता है। ठीक है, आपने लॉ में पढ़ा होगा कि डिवेंचर्स जो होते हैं वो रिडीम होते हैं, तो उसने रिडीम नहीं किया। कुछ ड्यू थे इंटरेस्ट वो पे नहीं किया, डिविडेंड डिक्लेयर करने थे वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, या फिर कुछ ऐसा फेलुअर हुआ है और ये फेलुअर 1 ईयर से ज़्यादा से हो रहा है, तो इस केस में उस डायरेक्टर को दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर, shall be eligible to be reappointed as director of that company or appointed in other company for a period of 5 years from the date on which the said company fails to do so। मतलब ये अगले 5 साल तक ऐसे गलती करने पे आप अगले 5 साल तक किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते या रीअपॉइंट नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सीन मानती है कंपनी। ओके, अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। वैसे तो देखने में ये बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है, क्वांटिटी वाइज बड़ा है बट बहुत छोटा टॉपिक है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता क्या है, लेट्स गो बिहाइंड इट। ठीक है, खुल्ला भाई, सॉरी, आते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर पे। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्यों लाया गया ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना होता है। ठीक है, अब इसमें ऐसा ना हो कि डायरेक्टर कोई और है, ठीक है, और साइन कोई और कर रहा है, बाद में फर्जीवाड़ा ना हो, तो इसलिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लाया गया है, ताकि मतलब कंपनी में गलत काम ना हो पाए, क्राइम को कम करने के लिए, कंपनी के क्राइम को कम करने के लिए। ठीक है, मैं बहुत लेमैन के लैंग्वेज में कह रहा हूँ, क्राइम, ऐसा कोई क्राइम होता नहीं है जनरली। ठीक है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, तो किसी भी इंडिविजुअल को, आपको या मुझको या किसी को भी, एवरी इंडिविजुअल हु इंटेंड्स टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, मगर आप चाहते हो कि आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर बनो, तो आपको ये डिन नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये डिन नंबर लेते कैसे हैं, इसका भी तरीका बताया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है DIR-3, ये आपको MCA के वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अलॉट कर देगी डिन। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या है, पहले तो पढ़ते हैं स्टडी मटेरियल को। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टू फैसिलिटेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिन थ्रू द पोर्टल ऑन द वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं MCA अक्सर। ठीक है, तो इसमें कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू डिन की अलॉटमेंट करनी होगी फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है,
तो देखो क्या करना है, एप्लीकेंट सेल डाउनलोड द फॉर्म DIR3, आपको DIR3 डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें जो भी रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स हैं उसको फुलफिल करके उसमें कॉपीज़ डालने पड़ेंगे। कौन कौन से कॉपीज़ हैं, बेसिकली फोटोग्राफ, अपने फ़ोटो लगाओ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, बोर्ड रेजोल्यूशन प्रपोजिंग हिज अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी। मतलब कि उस बोर्ड रेजोल्यूशन का आपको कॉपी देना पड़ेगा जिसमें कि आपको एज ए डायरेक्टर अपॉइंट करने की सहमति दी गई है। उसके बाद सिग्नेचर करना पड़ेगा जो कि ड्यूली वेरीफाई होगा। अब इसमें कह रहा है कि DIR3 शैल बी साइन एंड सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली बाय द एप्लीकेंट यूजिंग हिज हर ओन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। मतलब कि जब आप DIR3 को सबमिट करोगे साइन करके, तो वो आप साइन कैसे करोगे, फिजिकली साइन तो करते ही हैं, लेकिन इस केस में आपको डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करके साइन करना पड़ेगा, जिसको कि कंपनी सेक्रेटरी या फिर CFO CEO जो भी हैं, CEO और CFO और जो भी हैं कंपनी के, वो उसको वेरीफाई करेंगे अपने एंड से। उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देंगे कि हमने वेरीफाई कर लिया है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का मर्जी करेगा, या तो अप्रूव कर देगी या तो रिजेक्शन कर देगी, और यही आपको बता दिया जाएगा 30 दिन के अंदर, ठीक है। अगर आपको DIN नंबर अलॉट हो जाता है तो आपको बाय पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीन से या फिर ईमेल या फिर बाय पोस्ट, जनरली ईमेल के थ्रू ही आता है, 30 डेज़ के अंदर आपको इसका रिसिप्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई डिफेक्ट पाया जाता है आपके एप्लीकेशन में, आपने एप्लीकेशन तो अपने तरफ से सही दिया होगा, बट अगर कोई डिफेक्ट पाया जाता है तो क्या होगा, ठीक है। इफ़ एनी डिफेक्ट इज़ फाउंड इन द एप्लीकेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल गिव इंटीमेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बताएगी कि आपके फॉर्म में कोई गलतियाँ पाई गई है। कैसे बताएगी, या तो वो अपने वेबसाइट पे डाल देगी, आप लॉगिन करो, आप देख लो, या फिर ईमेल कर देगी आपको, दोनों ही करती है इन दिस केस। और 15 दिन का टाइम है आपके पास कि आप रेक्टिफाई करो अपने गलतियों को, ठीक है, और रेक्टिफाई करके हमें इंटीमेट करो। इफ़ दिस सेम हैज़ नॉट बीन रेक्टिफाइड, अगर आप उसको रेक्टिफाई नहीं करते हो तो क्या करेगी, गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देगी आपके एप्लीकेशन को और आपसे कहेगी कि आप दोबारा नया एप्लीकेशन फाइल करो, ठीक है, फाइल अ फ्रेश एप्लीकेशन। इन केस द रिजेक्शन ऑफ द इनवैलिडेशन ऑफ एप्लीकेशन द फीस ऑफ पेड विद द एप्लीकेशन शैल नाइदर बी रिफंडेड नॉर एडजस्टेड विद एनी अदर एप्लीकेशन। का मतलब है कि अगर आपने रेक्टिफाई नहीं किया, अगर वो एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है, तो उस केस में आपने जो फ़ी पे किया था DIN नंबर लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो पैसे आपको रिफंड नहीं मिलेंगे, ना ही वो पैसे कहीं एडजस्ट होंगे, आपको दोबारा से फाइल करना है और दोबारा फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं इस पर, The DIN allotted to a director before the commencement of this act shall be deemed to be the DIN allotted under the present act। मतलब इसके पहले अगर कहीं पर DIN नंबर मिला होगा डायरेक्टर्स को, तो उसको मान लिया जाएगा कि इसमें मिला, और जो DIN जो अलॉट होता है वो लाइफ टाइम के लिए होता है डायरेक्टर का। जैसे आपको DIN नंबर मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि टाटा में आप डायरेक्टर बने हो तो उसके लिए अलग DIN मिलेगा, फिर आप TCS में चले जाते हो या फिर डेलोइट में चले जाते हो या फिर आप कहीं भी किसी और कंपनी में चले जाते हो, ठीक है। तो उस केस में आपको अलग अलग DIN नहीं मिलेंगे, एक DIN मिल गया वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा, ठीक है। और आपका जो DIN है वो किसी और बंदे को नहीं मिलेगा, तो ये जाहिर सी बात है, एक DIN किसी एक का ही होता है। जैसे आधार कार्ड होता है वैसे ही DIN नंबर होता है डायरेक्टर्स का। अब पर्सन शैल बी अलॉटेड ओनली 1 DIN, और एक बंदे को सिर्फ एक ही DIN मिलेगा, ओके। और एवरी कंपनी शैल विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ इंटीमेशन फर्निश द सेम विद द रजिस्ट्रार। जब कंपनी को DIN नंबर मिल जाता है, डायरेक्टर कह देते हैं कि हमारा DIN नंबर मिल गया, तो वो अपने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देता है फॉर्म DIR3C में कि हमारे डायरेक्टर ने DIN नंबर फर्निश कर दिया है। और अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसके ऊपर जुर्माना लगता है 25,000 का, जो कि 1 लाख तक रुपए का हो सकता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना ही था। और एक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एनी अदर आइडेंटिफिकेशन नंबर को ट्रीट कर सकती है एज ए DIN, ठीक है। तो अब आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, कि मतलब ऐसे कौन से कंडीशन है जिस कंडीशन में हम किसी डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई करते हैं, हम कहते हैं कि ये पर्सन जो है डायरेक्टर नहीं बन सकता है, ठीक है, डिस्क्वालीफाई करते हैं। तो ऐसे कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं हमारे सेक्शन 164 में। सेक्शन 164 ऑफ द एक्ट प्रिस्क्राइब्स कि कौन से लोग ऐसे हैं जिसको डिस्क्वालीफाई करते हैं एज एन अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर, ठीक है। पहली बात ये, जब वो अनसाउंड माइंड का होगा, इनकेपेबल ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन। और ये कौन बताएगा कि वो अनसाउंड माइंड का है? आपकी नज़र में हो सकता है कि आपका जो कलीग है वो अनसाउंड माइंड का हो सकता है, बिल्कुल हो ही सकता है। तो इस केस में क्या होता है कि डिक्लेयर्ड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, मेरे या तुम्हारे कहने से नहीं होगा। अगर कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट है, कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसके पास ये पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकती है कि कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, तो अगर इस केस में अगर कोई डिक्लेयर करता है, कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट डिक्लेयर करता है कि वो अनसाउंड माइंड का है, तो उसे अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती है एज ए डायरेक्टर, ठीक है। दूसरा है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट,
तीसरा है अप्लाइड टू एजुकेटेड एज एन इंस्टॉलमेंट एंड एप्लीकेशन इज पेंडिंग, अगर एप्लीकेशन पेंडिंग है जब भी उसको डिस्क्वालीफाइड ही माना जाएगा, ठीक है। अब है किसी कोर्ट से कन्विक्टेड हो चुका है इन इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 months एंड अ पीरियड ऑफ 5 years हैज नॉट इलैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस। कहने का मतलब है कि आपने कोई क्राइम किया है ऐसा, मतलब करप्शन टाइप का जो होता है, मतलब कंपनी के अंदर जो होता है, मतलब उसके बाद एक है सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, अगर आपको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई है जो कि 6 महीने से ज़्यादा है एंड 5 years का नहीं हुआ है अभी टाइम इलैप्स, मतलब आपको कभी जेल हुआ था 6 month या उससे ज़्यादा का, ठीक है, और 5 साल नहीं बीते हैं इस जेल को बिताए हुए, तो इस केस में भी आपको नहीं मिल सकती डायरेक्टरशिप, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि अगर आपको 7 साल से ज़्यादा की जेल हो चुकी है तो इस केस में आप किसी कंपनी के शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन एनी कंपनी, लाइफ टाइम के लिए वो बैन हो जाता है, कभी वो किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। ई पॉइंट कहता है एन ऑर्डर डिस्क्वालीफाइंग हिम फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर हैज़ बीन पास्ड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल एंड अदर फोर्स, ठीक है। मतलब अगर कोई एनसीएलटी है या फिर कोई कोर्ट है जो कह देती है कि इस बंदे को डिस्क्वालीफाई करते हैं हम एज एन अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर, ठीक है, तो उसको कभी दोबारा अपॉइंट नहीं कह सकता। या फिर कह सकते हैं कि ही हैज़ नॉट पेड एनी कॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर्स ऑफ द कंपनी हेल्ड बाई, मतलब आपने जब अकाउंटेंसी पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा आपने कि जब हम शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है, आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, तो पहले तो एप्लीकेशन मनी पे करते हैं, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, या फिर जो भी हो सकता है, नंबर ऑफ कॉल्स डिपेंड्स ऑन द कंपनी। तो ही हैज़ नॉट पेड एनी कॉल्स, उसमें से किसी कॉल को उसने पेमेंट नहीं करी है, ठीक है, और 6 महीने से ज़्यादा बीत गए हैं लास्ट कॉल के लिए जब कहा गया था कि पेमेंट कर दो और आपने पेमेंट नहीं किया है, उस केस में भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, ठीक है। ही हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस डीलिंग विथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, मतलब किसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से, किसी रिलेटेड पार्टी से, जैसे अपने भाई को कोई बेनिफिट पहुंचा रहा था वो कंपनी के नाम पे, ठीक है, या फिर गलत फ़ायदा उठा रहा था अपने डायरेक्टरशिप का, तो इस केस में उसको कन्विक्ट किया जाता है, ठीक है। और या फिर अगर उसने डिन नंबर नहीं लिया है तो इस केस में भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, ठीक है। अब कहते हैं अब प्राइवेट कंपनी अगर कोई हो, मे बाई इट्स आर्टिकल प्रोवाइड फॉर एनी डिस्क्वालिफिकेशन एज ए डायरेक्टर अबव डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब कि प्राइवेट कंपनी है तो वो अपने आर्टिकल में ऐड कर सकती है फर्दर डिस्क्वालिफिकेशंस, कि ये सारे रीज़न तो हैं ही कि इसके वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हो, और ऊपर से और पॉइंट्स ऐड कर सकती है कि और किस किस रीज़न से आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है अपने आर्टिकल में, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।